Assalamualaikum students. Today we are doing activity number 1 of social studies from class 8 which is about the geography section. एंड आपको इसमें क्या करना है कि ये जो डायग्राम बनी हुई है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपको प्लैनेट्स के नेम मेंशन करने हैं. जैसे व्हाट इज़ दिस, इसका नेम आप यहाँ पे लिख देंगे. द फर्स्ट प्लैनेट इज मर्करी. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकंड प्लैनेट. व्हाट इज़ दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्थ. एंड व्हाट इज़ द फोर्थ प्लैनेट, उसका नेम हम यहाँ मेंशन करेंगे. ऐसे ही द नंबर 5th प्लैनेट इज़ जुपिटर एंड द लास्ट वन इज़ नेपच्यून. तो बाकी जो भी मेंशन है उन सबके नेम्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं इस एक्टिविटी में. ठीक है. एंड आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ अबाउट द फेजेस ऑफ मून. ठीक है. इसमें आपको क्या बताना है कि इसमें आपको ड्रॉ करने हैं ये सारे सर्कल्स अकॉर्डिंग टू द शेप्स ऑफ द मून इन द मंथ. ठीक है. जैसे कि फर्स्ट डे है तो स्टार्टिंग में न्यू मून होता है, उसकी कोई भी ऐसे शेप नज़र नहीं आती है, बिल्कुल वो माइनर सा क्रीसेंट शेप का होता है. ठीक है. फिर आपके पास उसका सेकंड है, फिर यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर आ जाता है, वो बिल्कुल हाफ मून दिखता है. फिर उसके बाद वो यहाँ से बढ़ता हुआ फुल मून पे चला जाता है. फुल मून के बाद मिड ऑफ द मंथ वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. फिर से यहाँ पे वो रिड्यूस होता है, थर्ड क्वार्टर पे आके बिल्कुल हाफ हो जाता है. उसके बाद फिर वो क्रीसेंट शेप में आ जाता है जब, और फिर वो न्यू मून की शक्ल इख्तियार कर लेता है. ठीक है. दीज आर द फेजेस ऑफ मून. ये 8 फेजेस ऑफ मून है, तो आपको यहाँ पे उनको ड्रॉ करना है. ठीक है. एंड आवर एक्टिविटी नंबर 3 इज़, ये मैप आपको यहाँ शो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैप में जो भी चीज़ें मेंशन है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं. आपको ये ब्लैंक्स फिल करनी है अकॉर्डिंग टू मैप रीडिंग. ठीक है. नंबर 1 इज़ द नंबर ऑफ हाउसेज इन द मैप्स आर. अब नंबर ऑफ हाउसेज कितने हैं इस मैप के अंदर, तो हाउसेज को शो किया हुआ है येलो ब्लॉक्स से. तो आप काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ हाउसेज हैं. अब जहाँ पे रोड्स और रेलवेज मेंशन है, जहाँ पे कहीं पे स्कूल पार्क्स वगैरह मेंशन है, उन्हें आप काउंट नहीं करेंगे. जो पूरे ब्लॉक्स हैं सिर्फ उन येलो ब्लॉक्स को आप काउंट करके यहाँ नंबर ऑफ हाउसेज लिखेंगे. फिर नंबर ऑफ स्कूल्स इन द मैप, स्कूल्स को शो किया हुआ है दीज ब्लू लाइंस के साथ. तो ये हमारे पास 1 and 2 स्कूल्स हैं यहाँ पे. फिर है द नंबर ऑफ प्ले ग्राउंड्स. प्ले ग्राउंड को शो किया हुआ है दीज ग्रीन डॉट्स. तो ये 1 and the 2 playgrounds over there. The number 4 is green color in the map is showing the, ये जो green color है मैप के अंदर वो किस चीज़ को शो कर रहा है, यहाँ पे हम रीड करेंगे तो वो पार्क को शो कर रहा है. फिर नंबर 5th, schools are important for development of the society in the map. number of schools are, जो पहले हमने देखा, there are 2 schools. ठीक है. फिर नियर द रेलवे ट्रैक. अब ये हमारे पास रेलवे ट्रैक है, ये कैन बी ट्रेस्ड ऑन द मैप. इसके करीब जो है वो क्या चीज़ शो हो रही है, तो दिस इज़ रेड चीज़ शो हो रही है. ये रेड हमारे पास रेलवे स्टेशन है, हम यहाँ लिख देंगे. द ब्राउन लाइन्स ऑन द मैप आर शोइंग डैश. ये हमारे पास ब्राउन लाइन्स हैं और ये किस चीज़ को शो करी है, हम यहाँ रीड करेंगे दीज आर द रोड्स. ठीक है. तो आप यहाँ इसके अकॉर्डिंग मैप रीड के अकॉर्डिंग ये एक्टिविटी सॉल्व करेंगे. 4 which is about the major climates of the earth. There are 4 major climates of earth: temperate, dry, tropical and polar. टेम्परेट जो होता है वो बेसिकली माइल्ड और मॉडरेट टेम्परेचर वाले एरियाज में कंसीडर होता है. ड्राई, यू नो, देयर इज़ नो और लेस रेनफॉल. ट्रॉपिकल जो है हमारे पास वो होता है द क्लाइमेट रीजन नियर द इक्वेटर विद वार्म एयर मैसेज इज नोन एज ट्रॉपिकल. ठीक है. यानी कि इक्वेटर के करीब जो होगा वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मली हाई होता है. ठीक है. उसके बाद पोलर रीजन्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं. ठीक है. जिन एरिया, वो एरियाज यहाँ पे शामिल होते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. सो आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट. सबसे पहले हमारे पास है हबल इज़ नॉट द नेम ऑफ टेलीस्कोप. No, it's false. Hubble is the telescope. It's a space telescope and used for scientific researches. ठीक है. And the next one is Mercury is the nearest planet to the sun. You go to the activity number 1. तो उसमें आपने देखा होगा कि is that Mercury the nearest planet or the first planet or not. And the next is the moon goes round the earth once in 30 days. Is it true or false? The moon goes round the earth once in 30 days or 28 days or 29 days. Got it? And the next one is moon is the satellite of the earth. Yes, moon is the satellite of the earth. Number 5th is in 1883 the volcano of Krakatoa in Indonesia exploded. Yes, it's true. The lines going round parallel with the equator are called longitude. No, it's not longitude, it's latitude. The average depth of the ocean is almost 4,000 meters. Yes, it's true. Weather is the process by which land forms such as rock, cliffs, beaches and even soil are
eroded over a period of time। बेसिकली वेदरिंग में है कि आपका जो लैंडस्केप है वो चेंज हो जाता है टाइम टू टाइम। आप थोड़े टाइम के बाद देखें तो जो लैंड इरोजन है ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और ये वाली एक्टिविटी आप नेक्स्ट जो एक्टिविटी नंबर 6 है उसके नोट्स में के अकॉर्डिंग भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। नंबर 9 इज टंड्रा इज वन ऑफ द वर्ल्ड वेस्ट स्पेस। यस इट इज़ वर्ल्ड वेस्ट स्पेस, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये पोलर रीजन में आता है और इसमें अंडर द सरफेस ये फ्रीज होता है, इसमें बर्फ होती है, ठीक है। द लास्ट वन इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइड्स विच इज़ लो एंड हाई। यस देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइड विच इज़ लो एंड हाई। आपको टाइप्स के बारे में पढ़ना है वो क्या होता है, आप नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6 में इसके बारे में रीड आउट करेंगे, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट इसमें से ट्रू हैं और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ मेंशन करना है, और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको उसकी जो राइट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे नोट डाउन भी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अबाउट इक्लिप्स। इक्लिप्स जो है वो हम बेसिकली उसका उर्दू में मीनिंग होता है गिरहन को कहते हैं, जब अर्थ या फिर मून बीच में आ जाती है ऑब्जेक्ट, जो उससे दूसरे ऑब्जेक्ट पे शेडो पड़ जाता है जिसकी वजह से गिरहन लगता है। उसमें दो टाइप्स होते हैं, जैसे सोलर और ल्यूनर इक्लिप्सेस होते हैं। सोलर इक्लिप्सेस तब होता है जब मून पासेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, ठीक है, एंड कॉजिंग द सन टू बी पार्शली और कम्प्लीटली कवर्ड, राइट। द ल्यूनर इक्लिप्स होता है जब अर्थ इज पोजिशन बिटवीन द सन एंड द मून एंड कॉजिंग द अर्थ शेडो टू फॉल ऑन द मून, गॉट इट। एंड द नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ मून। The moon is a natural satellite, a rocky object that orbits around our planet, ठीक है। The moon has dark, flat area, and उसके अलावा होता है there are bright, rugged regions called highlands on the moon's surface, consisting of mountains, hills, and valley, etc. Got it? So our next topic is tides. टाइड्स हमारे पास जो है, टाइड्स आर द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ द अर्थ ओशन वाटर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड समटाइम्स सन। तो इसके दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, यानी कि ये मूवमेंट ऑफ वाटर होती है, लेकिन ये मूवमेंट ऑफ वाटर होती है मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है पानी के ऊपर उसकी वजह से होती है। इसके दो टाइप्स होते हैं, हाई टाइड्स और लो टाइड्स, ठीक है। This is the peak of the tidal bulge where the ocean water are at their highest level. It occurs roughly twice a day as a particular location on Earth passes through the bulge caused by the moon's gravitational pull. ठीक है, और low tides होती हैं. This is the point between high tides when the ocean water are at their lowest level. It also occurs approximately twice a day. ठीक है, and the next topic is tectonic plates. Tectonic plates is a massive irregularly shaped slab of solid rock, generally composed of both continental and ocean lithosphere. Plate size can vary greatly, from a few hundred to thousands of kilometers, right? Pacific and Atlantic plates are among the largest. फिर आ जाते हैं हमारे पास weathering. Weathering जो है बेसिकली वो क्या चीज़ होती है, is a process by which the erosion, dissolution or alteration of rocks, stone, soil, various mineral deposit, यानी कि बेसिकली एक इन्वायरमेंट के अंदर जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो उसकी चीज़ें बदल रही हैं, उसका जो लैंडस्केप है उसको हम वेदरिंग कहते हैं। करंट से हमारे पास फ्लो ऑफ वाटर होता है, लेकिन ये कैसे फ्लो ऑफ वाटर होता है, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर और एयर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है, इसमें डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। ये कैसे मूव करते हैं, दे मूव थ्रू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन रीजन टू another. The movement of currents can be influenced by various factors like wind, temperature difference, density, and earth rotation and the shape of coastline as well. And the next topic is Pluto. Pluto, is no more a planet, क्योंकि planet कहने के लिए उसकी तीन चीज़ें मीट करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि it must orbit the sun, it must be spherical shape due to its own gravity, it must have cleared its orbit of others. प्लूटो फर्स्ट टू क्राइटेरिया तो फॉलो करता है, लेकिन थर्ड क्राइटेरिया वो मीट नहीं कर पाता, ठीक है। दिस डिसीजन स्पार्क सम कंट्रोवर्सी एंड डिबेट, यानी कि सब लोग इसको कहते हैं कि हाँ ठीक है ये डिसीजन करेक्ट है कि वो वाकई अब एक प्लैनेट नहीं है, क्योंकि वो सारी जो कंडीशन है उसको मीट नहीं करता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी एक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इनके अकॉर्डिंग आप एक्टिविटी नंबर 6 में ये जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं लाइक सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्सेस,
फीचर्स ऑफ मून एंड ऑल दैट दीज जो है, और इसके अलावा ये हबरा एंड चंद्र टेलीस्कोप है, यू हैव टू फाइंड आउट योरसेल्फ। ऐसे ये मूनसून के जो एडवांटेज हैं ये भी आप खुद देखेंगे बिकॉज दे आर वेरी ईजी कि मूनसून क्लाइमेट आप एक्सपीरियंस करते हैं अपने इर्द गिर्द कि उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जब बारिशें ज़्यादा हो रही होती हैं तो उसके कौन से फ़वाइद हम हासिल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अ ग्रासलैंड फाउंड, कौन से एरियाज़ में दुनिया के ग्रासलैंड मौजूद है, ठीक है, ये आपको बताना है। Thank the activity number 7 about history section and from class 8, and you have to write some answer of these questions. The first of all is what role did Sir Syed play in uplifting the Muslims of India? You know, Sir Syed Ahmad Khan ने मुसलमानों की हिस्ट्री में बहुत ही अहम रोल प्ले किया, स्पेशली एजुकेशन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी भी कहा जाता है उनको। इसी तरह सोशल रिफॉर्म्स, वुमेन्स एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया कि अगर मुसलमान इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो वो आने वाले टाइम में अपनी पुरानी कोई भी सल्तनत को वापस हासिल कर सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ डिड अलाहाबाद एड्रेस शो द फार साइटेड विजन ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। यू नो, अलाहाबाद एड्रेस हुआ था 1930 में एट द अलाहाबाद, जो कि अल्लामा इकबाल ने हेल्ड कराया था। मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था और उसमें वेरी फर्स्ट टाइम किसी मुस्लिम लीडर की तरफ से इंडिपेंडेंट स्टेट की बात की गई थी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अहम चीज़ थी जो कि अल्लामा इकबाल ने अलाहाबाद एड्रेस में की थी, ठीक है। वो क्या चाहते थे कि मुसलमान उनके ख्याल के मुताबिक मुसलमान जो है वो इंडिपेंडेंटली ही अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रख सकते हैं, अपने रिलीजियस वैल्यूज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ये यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट के अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो हिंदुओं के जो व्यूज़ थे, उनकी जो मेंटालिटी थी उसको बहुत अच्छे से जानते थे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी बेसिकली एक सेट ऑफ आइडियाज़ होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर शख्स पे नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल पे बेस करता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। आप जानते हैं बेशुमार ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान प्रॉब्लम्स हमेशा चलते रहते हैं, जिसमें कश्मीर इशू सर फहरिस्त है, ठीक है। और उससे भी पहले जब पार्टीशन हुई थी और साथ ही कश्मीर इशू शुरू हो गया, तो ये इश्यूज़ हमारे स्टार्ट से चलते आ रहे हैं एट द टाइम ऑफ 1947। टेरिटोरियल डिस्प्यूट हमारे पास ये था कि बहुत सारे ऐसे एरियाज जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बनने थे वो इंडिया ने अपने पास रख लिए, ठीक है। उसके अलावा वाटर डिस्प्यूट, क्योंकि हम शेयर करते हैं वाटर, इंडस वाटर स्पेशली फ्लो करता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों में, तो ये उसका इशू भी बहुत ज़्यादा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड हाउ डिड ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुआ था ये 1971 में, और इसके बेशुमार कॉजेज थे। सबसे ज़्यादा इसमें कॉज था पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट था वो। दूसरा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान 1600 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो था, और दरमियान में ये 1600 किलोमीटर बेसिकली हॉस्टाइल हिंदू प्रॉपर्टी थी, ठीक है। ऐसे लैंग्वेज बैरियर था, वो बंगाली को नेशनल लैंग्वेज कंसीडर करना चाहते थे, यहाँ पे उर्दू नेशनल लैंग्वेज कंसीडर होगी। तो ये बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट थे जिनकी वजह से एट द एंड ईस्ट पाकिस्तान सब वेस्ट से सेपरेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आउटकम्स ऑफ नेशनलाइजेशन एंड सोशलाइजेशन एंड सेफ्गार्ड। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो सारे डिपार्टमेंट पे अपना कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। बेसिकली प्राइवेट कंपनी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल आ जाती है। अब उसमें उसने बेशुमार रिफॉर्म्स पेश किए, लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म, एजुकेशनल और वुमेंस एम्पावरमेंट। इसके अफोर्ड बहुत ज़्यादा फ़वाइद हुए, मुल्क में डेवलपमेंट हुई, तरक्की करना शुरू कर दी। उसके बाद हमारे पास है द वर्क अबाउट फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हमारे पास एज यू नो बेनज़ीर भुट्टो थी, ठीक है। उन्होंने सोशल और वुमेन्स एम्पावर पे बहुत ज़्यादा काम किया, एजुकेशन पे काम किया, पॉवर्टी पे काम किया, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द OIC, ठीक है। तो OIC बेसिकली है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ये बनाने का तरीका बेसिकली OIC मुस्लिम्स कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस टाइम पे बनाने का इसको मकसद ये था, इसराइल और अरब के दरमियान जो कुछ इश्यूज़ हो गए थे उनकी वजह से मुस्लिम कंट्रीज़ को कलेक्ट करना ज़रूरी था। फिर आ जाता है हमारे पास कलेक्टिव इस्लामिक आइडेंटिटी और कश्मीर इशू इसमें मेजर इशू कंसीडर होता है। राइट अबाउट द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 12 अक्टूबर 1999। बेसिकली कारगिल वॉर हुई थी 1999 में, ठीक है। इसके अलावा जो नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ, नवाज शरीफ उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे
और परवेज़ मुशर्रफ जो आर्मी चीफ थे, इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज जुल्फ़िकार अली भुट्टो एज प्रेसिडेंट, उनकी पॉलिसीज़ आपको बता रही है। जैसे प्रीवियस हमने डिस्कस किया, नेशनलाइजेशन की एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी, उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स और स्कूल्स को नेशनलाइज किया था डिफरेंट ईयर्स में अपने टाइम पे, ठीक है। ऐसे सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पेश किए, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर आए वो, ठीक है। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनके आंसर्स मेंशन करने हैं, जो कि की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। नंबर 8 ऑफ क्लास 8 विच इज़ अबाउट द मैच द कॉलम, ठीक है, जहाँ पे कुछ इवेंट्स लिखे हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ उसकी डेट्स मेंशन है। जैसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ, इन 1949। प्रपोजल ऑफ द नेम ऑफ पाकिस्तान, कब पाकिस्तान का नेम प्रपोज किया और किसने, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नेम 1933 में प्रपोज किया। इसे लाहौर रेजोल्यूशन कब पेश किया गया, इन 1940। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई, 1857। अलाहाबाद एड्रेस अल्लामा इकबाल ने 1930 में दिया। ऐसे ही हमारी एक्टिविटी नंबर 9 है, जिसमें आपको पिक्चर देखनी है। ये हमारे प्रीवियस लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं, जिनमें आपको उनकी पिक्चर देखनी है, उनका डेजिग्नेशन लिखना है, उनका नेम मेंशन करना है और साथ उनकी पार्टी का नेम भी मेंशन करना है। जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, इनकी जो ये प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, अबाउट 1973 to 77, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है, ये प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, फॉर्मर प्रेसिडेंट, और इनका नाम है जनरल यहया खान। ये कोई पार्टी नहीं थी, बल्कि इन्होंने कंट्री के अंदर मार्शल लॉ लगाया था। ऐसे ये जो सेकंड है, ये भी प्रेसिडेंट थे फॉर्मर पाकिस्तान के, जनरल ज़ियाउल हक हैं। ये भी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि ये ऑफ कोर्स ये जनरल थे, चीफ आर्मी चीफ थे, और ये मार्शल लॉ इन्होंने लगाया था। ऐसे ये यकीनन आप इन्हें जानते होंगे, ये बेनज़ीर भुट्टो। ऐसे ये जो है, ये पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम है गुलाम इसहाक खान, और ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद पार्टी से बिलोंग करते थे। ये नवाज शरीफ हैं, इनका आपको यहाँ नेम लिखना है, ये पाकिस्तान में किस पोस्ट पर थे और किस पार्टी से बिलोंग करते थे। एंड दिस वन, ये फारूक लगारी, ये पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़, ये ऑफ कोर्स परवेज़ मुशर्रफ, आप यकीनन जानते होंगे, इनका आपको यहाँ इनका डेजिग्नेशन लिखना है, नेम मेंशन करना है और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये यूसुफ रज़ा गिलानी, इनका यहाँ आप नेम मेंशन करेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट द पार्टी नेम। नंबर 10 विच इज़ अबाउट लाइफ एंड लर्निंग सेक्शन। अब इसमें आपको बताना है कि क्लीनलीनेस क्यों ज़रूरी है, ठीक है। आप जानते हैं क्लीनलीनेस इज़ हाफ ऑफ द फेथ। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन करने हैं कि सफाई बेसिकली किस वजह से अहमियत रखती है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे सफाई की वजह से हेल्थ इंप्रूव होती है, ठीक है, जो डिजीज़ हैं उनसे हम बचे रहते हैं, डिफरेंट एक अच्छा और पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमें मिलता है, पॉजिटिव इम्प्रेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ और जो कि सफाई की अहमियत पे आपको यहाँ पे कुछ नोट लिखना है, कुछ शॉर्ट पैराग्राफ आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी कि आप खुद को ऑर्गेनाइज कैसे रख सकते हैं। आपको कुछ वेज, एटलीस्ट 5 वेज आपको लिखने हैं, जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपकी लाइफ, आपके काम ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लानिंग योर टास्क, मतलब आप अपने जो भी काम आपको करने हैं वो पहले प्लान कर लें, कि आपको और प्रायोरिटाइज कर लें कि पहला ये काम करेंगे, फिर नेक्स्ट ये वाला काम करेंगे, देन ये वाला काम करेंगे, और उसके बाद टाइम भी मैनेज कर लें कि इस टास्क पे आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज योर फिजिकल स्पेस, यानी कि आपका बेडरूम जो है या लाउंज जहाँ पे आप रह रहे हैं उसको ऑर्गेनाइज होना चाहिए। आपकी हर चीज़ एक प्रॉपर स्पेस पे पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे इस्टेब्लिश रूटीन्स एंड हैबिट्स, कोई रूटीन्स बनाने की कोशिश की जाए ताकि जिसको आप फॉलो करें। मॉर्निंग की रूटीन हो चाहिए, एक उठने का टाइम होना चाहिए, फिर नाश्ते का, फिर होमवर्क का, ऐसे ही टाइम मैनेज करना, एक रूटीन्स बनाना, हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना चाहिए, और इनके थ्रू आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसे ही आपको कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्टिविटी नंबर 12, जिसमें आपको कुछ सजेशंस देनी है कि आप किसी और के गुस्से से कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कभी कोई गुस्से में है, झगड़ा हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उस टाइम पे। जैसे आपको
काम रहना चाहिए, कंपोज रहना चाहिए, ठीक है। ब्लेम करने से और क्रिटिसाइज़ करने से अवॉइड करना चाहिए। कोई सोल्यूशन, अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो आपको उसको कोई सोल्यूशन ऑफर कर देना चाहिए, ठीक है। या फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए ताकि उस शख्स का गुस्सा थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए और फिर आप उसे समझाएं कि इस बात का ये सोल्यूशन भी हो सकता था। इसी तरह के कुछ और ऐसे जो सजेशंस हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़, आपको देखना है कोई सिचुएशन आपको लेनी है जिसकी वजह से आप कभी गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है। और उस पर एक नेगेटिव मैसेज और एक पॉजिटिव मैसेज आपको यहाँ लिखना है। यानी कि कोई सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं कि कभी किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, आपकी कोई चीज़ आपसे छीन ली, तो आप उस टाइम में क्या बिहेवियर शो करेंगे। जैसे अगर किसी ने आपको कभी डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो आपको फ़ौरन से गुस्सा आ जाएगा और उसमें नेगेटिव मैसेज ये होगा कि आप फ़ौरन से शाउट करने लगेंगे, दोबारा से उस पर गुस्सा करने लगेंगे। इसका मतलब है कि उसने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, गुस्से में आप भी उसको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसका पॉजिटिव मैसेज ये हो सकता है कि आप उस टाइम पे खामोश हो जाएं और जब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाए और उसके बाद आप उस शख्स को बहुत नॉर्मल वे में बता दें कि ये तरीका ठीक नहीं है बात करने का, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। डिसरिस्पेक्ट करना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही आपको कुछ सिचुएशन यहाँ पे बनानी है जो आपके साथ कभी लाइफ में हुआ, आपको वो यहाँ लिखनी है। और फिर एक नेगेटिव मैसेज उस पर हो सकता है और एक पॉजिटिव मैसेज, यानी कि उस सिचुएशन में आप क्या अच्छा काम कर सकते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग एक्टिविटी नंबर 10 विच इज़ अबाउट द ड्रॉ एन इमेज ऑफ एन एंगर पर्सन, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, ऐसे आपको किसी भी एंग्री एक्सप्रेशन की, एंग्री पर्सन की, आप यहाँ पे कुछ 2-3 पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं या एक भी ड्रॉ कर लें, ठीक है। जो जिस शख्स को गुस्सा आया होता है वैसा कोई इमेज आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। And our next activity is activity number 11, which is about you look at the picture given below and make your own thermometer. थर्मोमीटर का मतलब होता है ना कि आप नंबर वाइज आप डिग्रीज वो क्या करते हैं कि यहाँ अगर ये नंबर 1 है तो क्या स्टेज होगी, नंबर 2 पे क्या स्टेज होगी। जैसे यहाँ पे देखें नंबर 1 में जो इन्होंने यहाँ पे थर्मोमीटर दिया हुआ है वो है गुड टू गो, मतलब नंबर 1 पे आप ऐसे हैं कि चलो ठीक है, ओके, अभी गुस्से का लेवल वो वाला नहीं है। नंबर 2 पे लिटिल माओ, लाइक थोड़े बहुत आप एंग्री हुए हैं, अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा सीरियस लिया है। फिर नंबर 3 पे आप गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है, थोड़े से गुस्से में आ जाते हैं। फिर नंबर 4 पे यू नीड अ ब्रेक एंड नंबर 5 इज योर टेम्पर इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ये इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक यहाँ पे थर्मोमीटर दे दिया है। अब आप देखें कि क्या आपको किसी बात पे फ़ौरन से गुस्सा आ जाता है या फिर आप स्टार्ट में थोड़े से नॉर्मल बिहेव करते हैं और कोशिश करते हैं कि मामलात गुस्सा किए बिना ही सॉल्व हो जाएं, या फिर आप एकदम से ही गुस्सा हो जाते हैं और एट दी एंड दरमियान में आप कूल होते हैं और एट दी एंड आप नॉर्मल हो जाते हैं कि नहीं ये सिचुएशन तो ऐसी थी नहीं, ये नॉर्मली भी सॉल्व हो सकती थी, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग एक थर्मोमीटर ड्रॉ करना है और उसमें आप अपनी स्टेजेस लिखेंगे कि नंबर 1 to 5 आप कब कब कैसे कैसे मूड में आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।